सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस विषय के पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट फर्स्ट तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ से हम 51 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत यानी कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, जो कि असीमित हैं, जो कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, बायोमास, वैकल्पिक ऊर्जा के ये सब क्या है, स्रोत हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, सोलर कुकर से आपका क्या अर्थ है। सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, सौर सेल, सोलर सेल किसे कहते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की उक्ति को ही सौर सेल कहते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया है कि जो सौर सेल होते हैं ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी कि सूर्य की ऊर्जा को लेकर के फिर ये चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने के बाद ये क्या करते हैं, चार्ज होने के बाद आप इससे लाइट जला सकते हैं, जो भी चीजें इलेक्ट्रिसिटी की चीजें इनसे यूज कर सकते हैं सोलर पैनल के द्वारा या सोलर सेल के द्वारा। ठीक है, अधिक संख्या में विद्युत धारा प्रवाहित प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में आपको सोलर सेलों को जोड़ना होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, सोलर पैनल कहते हैं। तो सोलर पैनल बहुत लोगों के घरों में लगा होता है, जिससे सूर्य की प्रकाश से उसको उस प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उससे लाइटें आप जला सकते हो और भी जो भी इलेक्ट्रिसिटी के काम है उनको आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 54 है, सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है वहां रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पवन ऊर्जा क्या है। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी पवन चक्कियां बनी होती हैं, इस तरीके से यहाँ पर मैं बना रही हूँ। दोस्तों, पवन ऊर्जा वायु के गतिशील होने से उत्पन्न ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा की जो पवन चक्कियां होती हैं इस तरीके से बनी होती हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। इस तरीके से उसमें पंखे लगे होते हैं बड़े बड़े और ये हवा के वेग से घूमते हैं। ये पंखे ऐसे रोटेट करते हैं और जब ये रोटेट करते हैं तो इसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। जिस गतिज ऊर्जा से ये चलते हैं उसी से पवन ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और इससे हम अलग अलग चीजों में इसी ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। तो पवन ऊर्जा का भी उपयोग इस तरीके से हम वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा से हम पवन ऊर्जा का निर्माण करते हैं या इसी को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। तो आप इतना जानिए जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो कम से कम आप इतना तो लिख पाओगे अच्छे से कि हम पवन ऊर्जा कहते किसे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्या जल ऊर्जा का स्रोत है। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का एक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं। ज्वारीय लहरों तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जा रही है, इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा देती हूँ पहले कि ऊर्जा संरक्षण होता क्या है। दोस्तों, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, बस इतना ही होता है। ऊर्जा को कभी भी हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, ये आप याद रखिए। ठीक है, तो जो ऊर्जा हमें जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो विद्युत ऊर्जा हमारे घरों में आती है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम बहुत सारे संसाधनों में यूज करते हैं। उसी ऊर्जा को क्या हम करते हैं, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे कि फैन चल रहा है या इस तरीके से अगर कोई भी चीज घूम रही है तो उसमें क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गई। तो इस तरीके से ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है।
ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सरल मशीन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, वे सरल मशीन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, सरल मशीन का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो सरल मशीन का एक एग्जाम्पल है चाबी। क्वेश्चन नंबर 61 है, सरल मशीन के प्रकारों का उल्लेख करिए। सरल मशीनें निम्न प्रकार की होती हैं: उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुकातल, पहिया, धुरी। ये सभी सरल मशीनों के प्रकार हैं, इन सभी का नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, घिरनी को समझाइए। घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल तथा अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। याद रखिएगा आप कि घिरनी क्या होती है? एक सरल मशीन होती है जो कि चल तथा अचल दोनों तरीके से व्यवस्थित हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं और ये चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोग प्लीज इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों के साइंस विषय के लिंक में ये मिलेगा। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। सभी को मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही अच्छे से क्लास में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलकों का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में हैंडपंप, द्वितीय प्रकार में पहिए वाली ट्रॉली या फिर सरौता भी इसी में आएगा, और यहाँ पर तृतीय प्रकार के उत्तोलक में चिमटा। क्वेश्चन नंबर 65 है, झुके हुए तल की सहायता से आप किस तरीके का कार्य आसानी से कर सकते हैं? झुके हुए तल की सहायता से आप किस प्रकार के कार्य आसानी से कर सकते हैं? तो झुका हुआ तल इस तरीके का अगर तल होता है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई ट्रक है, ट्रक में सामान लोड है और ट्रक से सामान यहाँ पर नीचे उतारना है, तो अगर इस तरीके से आपने कुछ भी वहां पर लगाया हुआ नट तल बना करके या पटरा लगा दिया है, जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है उससे आपने इस दूरी को आपने फ्लैट बना दिया, तो कोई भी चीज अगर यहाँ पर इसमें अपलोडेड होगी तो आसानी से आप उसको नीचे उतार सकते हो, बहुत ही आसानी से इस फ्लैट तल से, इस तरीके से। तो यहाँ पर वही कहा गया, झुके हुए तल की सतह से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं, या फिर यही चीज हम उल्टा भी कर सकते हैं कि झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को हम ट्रक से आसानी से उतार भी सकते हैं। तो ये झुके हुए तल की सहायता से आप किस तरीके का कार्य कर सकते हैं आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कोशिका क्या है? कोशिका से आप क्या समझते हैं? मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उन इकाइयों को ही कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस की सघन पिंड है। कोशिका रस का ये क्या है? सघन पिंड है, यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। क्वेश्चन नंबर 68 है, केंद्रक जीवद्रव्य क्या है? तो केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल तथा चिपचिपे पदार्थ को हम केंद्रक जीवद्रव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, कोशिका के कितने अंग होते हैं? दोस्तों, कोशिका के कितने अंग होते हैं ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य, इसके अलावा केंद्रक, ये 3 अंग होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक निम्न प्रकार के होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, संवहन उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। क्वेश्चन नंबर 71 है, जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं? जीवन की आधारभूत क्रियाओं में दोस्तों पोषण यानी कि भोजन, श्वसन यानी कि सांस लेना, उत्सर्जन यानी कि जो भी चीजें हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, परिसंचरण तंत्र, नियंत्रण तथा समन्वय और वृद्धि और प्रजनन, ये सभी चीजें क्या है? ये प्रत्येक जीवधारी के जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, प्रत्येक जीव जंतु के जीवन में ये आधारभूत क्रियाएं होती हैं। हर व्यक्ति खाना खाता है, हर व्यक्ति सांस लेता है, हर व्यक्ति उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो जीवधारियों में प्रजनन की विधियों को 3 भागों में बांट सकते हैं: वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। प्रजनन कितने प्रकार का होता है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, तो याद रखिएगा, अलैंगिक और लैंगिक तो याद ही रहेगा, साथ ही वर्धी प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? यह प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे कि जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। जैसे कि गुलाब
कि गुलाब के पौधे होते हैं, इसके अलावा गन्ने का जो पेड़ होता है, इसमें ये सभी वर्धी प्रजनन से ही मतलब इनके नए पौधे का जन्म होता है। और याद रखिएगा आप एग्जाम्पल भी, क्योंकि कभी-कभी पूछ लेता है, खासकर अदरक कई बार पूछा है आपके एग्जाम में कि अदरक में कैसा प्रजनन होता है, तो अदरक में वर्धी प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, अलैंगिक प्रजनन क्या है? इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, इसे अलैंगिक प्रजनन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, लैंगिक प्रजनन क्या है? इस विधि में दो नए विभिन्न लिंगों वाले जीवधारियों से जीव की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक तत्व क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप सभी को मैंने अच्छे से समझाया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और भूमि के नीचे से जल लेकर के वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं ऑक्सीजन गैस। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है कि ग्लूकोज और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है साथ ही साथ ऑक्सीजन के। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो इस तरीके से होती है, 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल 12H2O ये मिलकर के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इस जगह पर आप लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। और इस तरीके से यहाँ पर बनता क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से ये जो प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया है इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये जो पूरा इसका रासायनिक अभिक्रिया है इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी ये रासायनिक अभिक्रिया ही आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, प्रकाश सूर्य का, ये सभी चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दोस्तों मानव शरीर को निम्न भागों में हम बांट सकते हैं, सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्व शाखाएं, अधो शाखा, श्वसन अंग, इस तरीके से हम बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मानव कंकाल को दो भागों में बांट सकते हैं, अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। क्वेश्चन नंबर 80 है, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? पेशियां दो प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। क्वेश्चन नंबर 81 है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए। तो भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रफेज। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 है कि रफेज किसे कहते हैं? छिलके वाले अनाज या सब्जियों में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है जिसे हम रफेज कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं रेशे वाले पदार्थ जिनमें फाइबर होता है, इनको हम फाइबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? दोस्तों विटामिन को इतने प्रकार में हम बांट सकते हैं, आप देख सकते हैं 6 प्रकार में, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इसमें से जो बी और सी होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, बाकी और सब जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसी ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। तो वो है दूध। क्वेश्चन नंबर 86 है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो 1.5 लीटर से लेकर के 2 लीटर तक पानी की जरूर आवश्यकता, हर व्यक्ति को इतना तो कम से कम इतना पानी पीना चाहिए हर दिन। क्वेश्चन नंबर 88 है, कुपोषण क्या है? अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है, इससे उत्पन्न स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, भोजन के परीक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो भोजन के परीक्षण की अग्रलिखित विधियां हैं, अंतराल से उबालना और ठंडा करना, सुखाना, ठंडा करना, अचार तैयार करना, रसायनों द्वारा डिब्बाबंदी करके। क्वेश्चन नंबर 91 है, कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों का नाम बताइए। तो कुछ प्रमुख संक्रामक रोग हैं, हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर खांसी तथा टिटनेस आदि।
प्लेग, चेचक, कुकर खांसी तथा टिटनेस, इन सभी को अच्छे से आप याद रखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और संक्रामक रोगों के बारे में आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी है क्वेश्चन दोस्तों, तो याद रखिएगा आप सभी के नाम। ऑलरेडी जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग, संक्रामक रोग, इन सभी को मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने साइंस की क्लास ली है उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैंने बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से इन सभी चीजों को पढ़ाया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 92, शारीरिक व्यतिक्रम के क्या कारण है या शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? तो खराब भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से ही शारीरिक व्यतिक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 93, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, संचारी रोग क्या होते हैं? वह सभी रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, सांसर्गिक रोग और संचारी रोग। क्वेश्चन नंबर 96 है, परमाणु का आवेश क्या होता है? तो परमाणु का जो आवेश होता है वो शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 है, परमाणु संख्या क्या है? वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, परमाणु भार किसे कहते हैं? इसे ज्ञात करने का सूत्र बताइए। दोस्तों आजकल इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। तो परमाणु भार बराबर द्रव्य के प्रत्येक परमाणु का औसत भार बटे कार्बन 12 परमाणु का भार बटे 12। क्वेश्चन नंबर 99 है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक कार्बन 12 परमाणु के 112 अर्थात 1.66033 इंटू 10 टू द पावर -27, यहाँ पर 10 टू द पावर -27 किलोग्राम के तुल्य है। तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 100 है, संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यानी कि किसी भी तत्व के बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 100 तक समाप्त होते हैं, यानी कि आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अभी थर्ड पार्ट है आपके साइंस में, थर्ड पार्ट को भी हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपका पूरा पवन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आपको हर एक वीडियो की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। हर एक वीडियो को आप देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो और आपको जहां कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हो। जब भी आपका मन हो, दिन रात जब भी आपके पास समय हो, आप कभी भी हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में बेस्ट नंबर लाने हैं तो आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोस को पढ़ना होगा और सभी डाउट्स को भी अपने क्लियर करना होगा और सभी डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे अगर आपने हमारे पूरे वीडियोस को देख लिया। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी ऑल सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। आपको हर एक सब्जेक्ट को आप कंप्लीटली देख सकते हैं और अपने सभी डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने अच्छे और प्यारे कमेंट्स तो आप लोग बिल्कुल मत भूला करिए करना। और दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक हम पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे भाई बहन हैं वो लगातार हमारे वीडियोस को देख करके अपने सेकेंड सेमेस्टर में बेस्ट स्कोर करें, अच्छे से अच्छा नंबर आप लोग पाएं। इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते हुए रहिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।